guys, welcome back to the RK's Apex classes. This is your mentor Rahul Buswa, and in this video we will discuss and we will continue our previous lecture. And now we are going to start our chapter number 6, which is the life processes. So इस वीडियो के अंदर मैं लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसे बाय डिकोडिंग द एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाला हूँ और हम लोग इस वीडियो के अंदर अपना जो है जो पोर्शन हो जाएगा उस पोर्शन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट एंड टू डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ सिंगल वीडियो बिकॉज यदि ऐसा मैं करता हूँ ना तो वो बहुत ही कम नॉलेज के साथ होगा और ऐसा किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए आते हो तो आपको एक वीडियो और एक्स्ट्रा लगेगी तो आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अच्छे से समझो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं लेंथ बढ़ा देते हैं वीडियो की और इसके कारण जो है वो हमारे जो लेक्चर्स हैं ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाते हैं सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 6 दिस इज द लाइफ प्रोसेसेस ओके तो ये हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस ओके as I told you in my previous lectures, if you didn't watch, then I say that firstly go and watch that lectures, and maybe you should watch the introduction of this chapter because it will help you to link those things which is written in this NCRT book, which you can directly feel and can link by yourself without watching that lecture. Guys, I am telling you, you can never misrelate if you are. If you are basically so excited and you know so curious to know that what is the basically thing is mentioned in your book, then I say firstly go and watch my lecture number 1 of this chapter, then come on this lecture because in that lecture I have explained the what is the basically human digestive system, and after knowing the physiology and after knowing the internal organs, like our alimentary canal and glands, associated glands to the that gut, that will help to link. Otherwise I will complete these things in this lecture also. So if you so are excited, then firstly go and then come here. Otherwise I will complete all of these things over here also. So let's come and our topic, and we will start our chapter by doing the each and every line of the NCERT. Okay, how do we tell the difference between what is live and what is not live? हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है? इस चीज़ के लिए ना आपको ना उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना होगा। जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग्स के और नॉन लिविंग्स के बीच में, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आपको आ गए ना गाइस, तो आप इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाओगे, अपने आप से पहचान पाओगे कि क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है। वो इस चीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है कि इफ वी सी अ डॉग रनिंग, यदि हम देखते हैं कि कोई डॉग है वो रन कर रहा है, अ काउ इज चूइंग द कर्ड एंड अ मैन सॉरी आई एम सो सॉरी अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। मैन जो है वो स्ट्रीट के अंदर लाउडिंग कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब शाउटिंग कर रहा है, लाउडली कर रहा है। ओके, तो वी नो दैट दीज आर द लिविंग बींग्स, तो हम कहते हैं कि ये जो लिविंग बींग्स हो जाते हैं। बट एक्चुअली में होता क्या है लिविंग बींग्स की, मैं ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग जो है वो क्या करता है। एक मिनट, 1 मिनट। आई एम कमिंग जस्ट अ मिनट। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एंड कंटिन्यू अगेन। तो हम लोग जानते हैं कि लिविंग्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से दूसरा प्रोड्यूस कर सकता है। क्या नॉन लिविंग कर सकते हैं? नहीं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यदि ऐसा होता कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप को एक से दूसरा बना सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। यदि वो रिप्रोडक्शन कर सकते तो जिस मोबाइल या जिस लैपटॉप या जिस चीज से आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो तो वो कुछ ही दिनों में दो हो जाया करते। अंडरस्टैंड। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, बट नॉट ऑल। प्लांट्स आर दोस बेसिकली थिंग्स, लिविंग थिंग्स बेसिकली, कि वो अपने आप को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं, वो अपने आप को मूव कर सकती हैं। एक होता है मूवमेंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली समथिंग कि आप अपनी पूरी बॉडी को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हो। ठीक है। और मूवमेंट जो होता है कि आप अपने जगह पे बैठे हुए भी, लाइक मैं अपनी जगह पे बैठा हुआ अपने हैंड्स को मूव कर पा रहा हूँ, अपनी नेक को मूव कर पा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग इसी में। और इसी में वही सब बातें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं इन्होंने कि लिविंग क्या होता है। जैसे कि we could still think that they were alive, but how did we know that we see them breathing and हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है we see them breathing and we know that they are alive। जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो alive हैं। एंड व्हाट अबाउट द प्लांट्स, प्लांट्स के केस में क्या होता है, हाउ डू वी नो दैट दे आर लाइव, किस तरीके से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि वो लाइव हैं। एंड we see them green, हम उन्हें देखते हैं कि plants are the green। and some of us will say, क्या कहते हैं हम लोग, what what about plants, plants के बारे में क्या है, that have leaves of the color other than the green। जो अदर प्लांट्स हैं जिनके पास ग्रीन लीव्स नहीं है उनके पास क्या है। एक्चुअली बिफोर कंटिन्यू दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल समथिंग कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं। प्लांट्स एक्चुअली में ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, नॉट अ सिंगल पिगमेंट। प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से जो पिगमेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का ही पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोल रहे हैं। उनके अंदर और कलर्स के पिगमेंट्स भी होते हैं, येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसे जेंथोफिल बोलते हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और भी अलग अनोदर अनोदर कलर्स के हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है ना, विच वी विल डिस्कस फर्दर। आगे जब इसका टॉपिक आएगा तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, वेट। ओके, तो आगे से कंटिन्यू करते हैं। एंड दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर दी लाइव। ये ग्रो करते हैं अपने आप को, इनका एक ग्रोथ प्रॉपर्टी हो जाता है कि प्लांट लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को ग्रोथ पर कर पाते हैं। एंड सम विल से in other words, and we tend to think of some sort of movement and either growth related or not as the common events of for means being alive. But a plant that is not visible growing is still live। and we know कि हमारे अंदर तो जो ग्रोथ है वो एक मीन्स एक पर्टिकुलर एज, मतलब एज तक ही होती है। और एक पर्टिकुलर हम लोग का डिसाइड होता है कि इतनी हमारी ग्रोथ होनी है और मतलब हाइट में बढ़ना है। लेकिन प्लांट्स के केस में ये ऐसा नहीं होता। प्लांट जो होते हैं वो थ्रू द अपनी जो पूरी लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ को शो करते हैं, ग्रो करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। ये हम लोगों के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ठीक है ना। और एंड सम एनिमल्स कैन breathe without the visible movement, so using the visible movement as the defining characteristics of life is not enough। Understood। आगे चलते हैं कि movements over very small scales will be invisible to the naked eyes movement of the molecules। कुछ ऐसे movements होते हैं जिन्हें हम लोग naked eye से visualize नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जिन केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में फॉर एग्जांपल
जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर द लाइफ? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू कि ये सही है या गलत है, ये ऐसा होता है या नहीं होता है। ओके, एंड इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, यदि हम लोग प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन करते हैं एंड दे विल से यस, क्यों बोलेंगे यस? Okay, in fact, the viruses do not show any molecular movement in them, and viruses के केस में ऐसा नहीं होता है, means until they infect some cells, जब तक कि वो किसी cells को infect नहीं कर में। ऐसा क्यों होता है? Because virus जो है वो ना ही तो living है और ना ही नॉन लिविंग। इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज कॉल्ड दी वायरस। ओके, और उसके बाद लिखा है कि एंड दैट इज द partly why there is a basically there is a controversy about whether they are truly live or not। या एक कंट्रोवर्सी है कि ये लाइव है या नहीं है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये लाइव भी हैं और अलाइव भी हैं। वाई आर द मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? क्यों मॉलिकुलर मूवमेंट की जरूरत है लाइफ के लिए? what have seen in earlier classes, हम लोग अर्लियर क्लासेस में किस चीज को देख चुके हैं, that living organisms are well organized structures। living organisms जो है वो well organized structures and they can have the tissue have cells, cells have smaller components in them and so on। okay, because of the effect of the environment, their organized orders naturally of the living organism is very likely to keep breaking down over the time, or if order break down and the organisms will no longer be live, so living creatures must keep repairing and maintaining their structures। वो अपने आप को structures को maintain कर सकते हैं। since all these structures can made up of molecules, ये सारे structures गैस molecules के बने होते हैं and they must move molecules around all the time। बॉडी के अंदर वो हर समय मूवमेंट को शो कर रहे होते हैं। लाइक अवर बेसिकली RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। ये जो हैं वो भी मॉलिक्यूल्स की बनी है एंड विदाउट दीज हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं वर्क करने वाला। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन दिस चैप्टर। ओके ना, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, लेट अस एक्सप्लोर। चलो उनको देखते हैं एक्चुअली में वो प्रोसेसेस हैं क्या और कैसे वो वर्क करती हैं। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली, जब वो पर्टिकुलरली किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, जब हम लोग क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं। इवन इफ वी आर जस्ट स्लीप, जब हम लोग स्लीप करते हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, कंटिन्यू रहता है सब कुछ। चाहे आप खाओ, चाहे सो, चाहे कुछ भी करो, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो तो चालू ही रहते हैं। ठीक है ना। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोसेसेस कंटिन्यू बॉडी के अंदर चल रही हैं, दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। This energy comes from outside the body of the individual organisms। ये जो है individual organisms के हम लोग बाहर से लेते हैं, and so there must be a process or to transfer a source of energy from outside of the body to the organism, which we call food। जो हम लोग बाहर से एनर्जी का सोर्स लेते हैं अंदर की तरफ, उस सोर्स को हम लोग फूड बोलते हैं। वो फूड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। लाइक आप उसे फ्रूट्स के फॉर्म में ले सकते हो, मिल्क के फॉर्म में ले सकते हो, मीट के फॉर्म में, एग के फॉर्म में, वॉट एवर यू वांट दिस थिंग यू कैन टेक। ओके, हर किसी के फॉर्म में आप इस फूड को ले सकते हो। एंड सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, हमारे जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। एंड मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग लेते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द, इसी के ऊपर कार्बन बेस्ड है, and that's why this is called the carbohydrate। depending on the
complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of the nutrition processes, अलग अलग nutritional processes उनके अंदर देखने को मिलती हैं। The outside source of the energy could be quite varied, बाहर का source बहुत vary कर सकता है, since the environment is not under control of the individual organism, हम लोगों के control में environment नहीं है। These source of energy, ये जो energy के sources हैं, okay, these source of energy therefore need to be broken down or built up in the body, and must be final converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining living structures को maintain करने के लिए responsible है, as well as to kind of the molecules that this body need to grow, body को growth के लिए means necessary हैं, and for this a series of the chemical reactions in our body are necessary। इन सभी चीजों के लिए बॉडी के अंदर एक सीरीज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस प्रोसेसेस करती हैं, प्रोसीड करती हैं। उन रिएक्शंस को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और इंडिविजुअली हम लोग जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। And oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down the molecules को break करने के लिए oxidation बहुत necessary है, and for this many organisms use oxygen sources from outside the body से बाहर से वो use करते हैं। The process of acquiring the oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown of the food source from cellular need, what is what we call respiration। या आपको समय से रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। फूड को अंदर ले जाना, उसका ब्रेक डाउन करना एंड एक्सेट्रा, जो आगे प्रोसेसेस हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपली रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, नो specific organisms for organs for taking in food, exchange of the gases or removal of the waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी पूरी जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और बेल बेसिकली हमारी जो बॉडी है इस चीज़ को बनी हुई है इस चीज़ के लिए, और आई कैन से और कि हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, वी विल डिस्कस दिस थिंग ऑल मीन्स इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जबकि यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सिस्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हैं ही वन सेल के, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर। तो वो क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी सरफेस को लिखा है कि एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसी के साथ वो अपना एक्सक्रीशन भी कर देता है वहीं पे। बट what happens when the body size of the organism increases and the body designs becomes more complex? क्या हो body complex बन जाए? In multicellular organisms all the cells may not be direct contact with the surrounding environment। ऐसा हो नहीं सकता ना multicellular organism के अंदर। The simple diffusion will not meet the requirement of all the cells। सिंगल सेल organisms हैं उनके अंदर सिंपल क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है जिसके थ्रू वो अपना सारा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं, बट ऐसा मल्टी सेलुलर के केस में नहीं होता है। एंड वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ in multicellular organisms and various body parts have specialized in the function they perform, okay, and we are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organisms, and it is therefore not surprising that the uptake of the food and oxygen will also be function of specialized tissue, okay, and however this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms and will all part of the body means need them. This situation creates a need for a transportation system for the carrying the food and oxygen from one place to the another place। ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर सारे सिस्टम जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, और उनका जो फंक्शंस है वो भी अलग अलग होते हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो अब एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए तो कुछ है नहीं प्रॉब्लम,
लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और ट्रांसपोर्ट अलग अलग मीडियम अलग अलग चीज़ों के थ्रू होती हुए वो अपनी बॉडी के अंदर पहुंचती हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। मैनी केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन, मतलब बहुत सी ऐसी केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो कार्बन सोर्स को एंड ऑक्सीजन को फॉर एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करती हैं। आई शुड हाईलाइट दिस पॉइंट। for generation of the energy, and means they create byproduct that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful, वो harmful भी हो सकता है। And these best means these best byproducts are therefore needed to be removed from the body, are discussed outside by a process called excretion। एक्सक्रिएशन के थ्रू बॉडी जो होती है जितनी भी बेस्ट हार्मफुल जो चीज़ें बन चुकी हैं हमारे अंदर उन्हें वो बाहर क्या करती बॉडी से निकाल देती। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी designed in multicellular organisms are followed, a specific specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will needed। हमारे लिए transportation system बहुत ज़रूरी है, and which means that the transportation system needed to transport best away from the body to the understood। और इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लाइक 6.2 है हमारा न्यूट्रिशन। हम लोग अब इसके अंदर न्यूट्रिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रिशंस क्या है बेसिकली, तो न्यूट्रिशंस का मतलब है इस चीज़ को और यहाँ पे देख लेते हैं। बाय द वे व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body। हम लोग कोई काम करें या ना करें, I told you guys कि फिर भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं वो कंटिन्यू है। दैट्स वाई एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, एनर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। एंड synthesize protein and other substances need in our body, and this source of energy and the materials is the food we eat। एनर्जी जो है वो फूड से मिलती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, किस तरह से लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो फूड को लेती हैं, तो उनके अलग अलग मीन्स हो सकते हैं। और मीन्स आई टेल यू दैट कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपने फूड को खुद बना सकते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉप्स नहीं बनाते, बिकॉज ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वेयर इज द हेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द हेट्रोट्रॉपिक। So carbon and energy requirement of the autotrophic organisms are fulfilled by the photosynthesis। Very important guys। अब आपके यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बनने वाले हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, कार्बन की और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है of the autotrophic organisms are fulfilled by the photosynthesis। what is this photosynthesis? इसकी definition यहाँ से start होती है कि it is the process by which the autotrophs takes in substance from the outside and convert them into the stored form of the energy, जो कि energy के stored form में convert कर लेते हैं। and this material is taken in the form of the carbon and water which is converted into carbohydrate in the presence of the sunlight and chlorophyll। जो कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल को यूज करके अपने लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, हमारे लिए नहीं बनाते। प्लांट्स जो है वो प्लांट्स के लिए अपना फूड बनाते हैं, बट वी यूज दैट। ओके। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। आईएमपी क्वेश्चन है इसका कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। एंड बी will study how this takes place in the next section। and the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of the starch। जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करते हैं प्लांट वो उन्हें स्टोर कर लेते हैं, लेकिन
हम ह्यूमंस के केस में भी ऐसा होता है, हम लोग जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में ना करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी reserve to be used as and when required by the plant. Okay, and some what or हमारे लिए बात करें तो सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड। जो एनर्जी हम लोग बीट ईट जो हम लोग एनर्जी लेते हैं वो हम लोग खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और जो हम लोग स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक रिएक्शन मेंशन की है कि हम लोग प्लांट्स जो होते हैं वो बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को टेक अप करते हैं, किसके प्रेजेंस में लेते हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं, जो कि हम लोग इस पैराग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी के स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, ये कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर के फॉर्म में लेते हैं, एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू दी आई एम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में लेते हैं, एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। गाइस, यदि पढ़ने के दौरान कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए देन प्लीज इग्नोर, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ द ह्यूमन एरर जो कि सभी से हो जाती है। आई विल नॉट से कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ, बट जितना मेरे को आता है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डेडिकेट यू टू गिव यू, ठीक है ना। सो कम ऑन अवर टॉपिक। सो दिस इज अवर बेसिकली रिएक्शन इज मेंशन ओवर हियर, जो कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Let us now see what actually happens during the process of the photosynthesis. The following events occur during the processes. कौन कौन से events होते हैं इनको देख लेते हैं कि absorption of light energy by the chlorophyll, chlorophyll के कारण light energy जो है उसका absorption होता है। This is very important कि क्लोरोफिल जो होगा तो उसी के क्लोरोफिल के कारण ही लाइट एब्जॉर्ब कर पाती है। क्यों कर पाती है वो इस डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। एंड conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into the hydrogen and oxygen। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर किस किस में स्प्लिट करता है। इसके ऊपर मे बी जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में तब अच्छे क्वेश्चन एक दो बार इस पे बने थे, और मैंने भी फेस किया था कि वाटर जो होता है वो किस किस मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट कर जाता है। और उसके बाद आता है हमारा कि द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू दी कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर फर्स्ट चैप्टर। मैंने फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो पहले एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स के अंदर आपको एक जूलॉजी एक बायोलॉजी से क्वेश्चन, एक चैप्टर या दो चैप्टर बायोलॉजी के आने वाले हैं, कुछ केमिस्ट्री के आएंगे और कुछ फिजिक्स के आएंगे। लाइन टू लाइन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई वी आर कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी जो कि आपकी बुक का है। एंड these steps need not take place one after the other immediately. For example, deserts plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। क्या होता है, जो भी प्लांट्स डिजर्ट्स के अंदर अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं वो डे टाइम में क्या करते हैं कि लाइट को ले लेते हैं और फिर उसे क्या करते हैं नाइट के टाइम में यूज करते हैं। ऐसे ऐसा क्यों करते हैं वो क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम से कम हो पाए। क्या होता है कि वाटर का जो लूज है उसे कम करते हैं। इसके लिए प्लांट्स जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स के अडेप्टेशंस भी अपने अंदर कर लेते हैं। लाइक इन केस ऑफ द ओपनशिया, इन केस ऑफ द कैक्टस, वी सी कि प्लांट्स का जो स्टेम एंड लीव्स होता है वो स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट कर जाता है, जिससे कि वाटर का जो लूज है वो कम से कम हो सके, जिससे कि प्लांट जो है वो अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। बिकॉज वाटर इज वेरी नीडेड। यू आर जस्ट लुकिंग कि जितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उससे डबल अमाउंट में प्लांट्स को अपनी
फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे वाटर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, let us see how each of the components of the above reactions are necessary for the photosynthesis. I will complete this thing by this diagram, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। If you carefully observe a cross section of a leaf, अब ये आपका leaf का cross section observe करते हो under the microscope, you will notice that some cells contain green dots। क्या 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 बोल दिया? कुछ सेल्स होती हैं जो कि ग्रीन डॉट्स को कंटेन करती हैं। सम सेल कंटेन्स ग्रीन डॉट्स। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास ग्रीन डॉट्स होती हैं। इन ग्रीन डॉट्स को क्या बोलते हैं? एंड इन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इन ग्रीन डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन ग्रीन डॉट्स को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच कंटेन दी क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का क्या काम क्या होता है? जो इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के द्वारा होता है। एंड ग्रीन डॉट्स जो होते हैं, ग्रीन डॉट्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या मीन्स क्लोरोफिल्स का क्या वर्क होता है? प्लांट जो है उसे वो ग्रीन कलर भी प्रोवाइड कराता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोंस्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसे हम लोग देखते हैं। क्लोरोफिल है ही बहुत ज्यादा इसेंशियल प्लांट के लिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ये हमारे पास एक लीफ है। ओके, लीफ आप सभी ने देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो अभी तो नाइट है, मैं नाइट में पढ़ा रहा हूँ, बट आप लोग नाइट में मत देखना, ठीक है? तो आप लीफ लाना, उस लीफ को काटना और अपने स्कूल की जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर इसकी स्टडी करना। देन आप कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। ये जो लीफ है, इसकी जो बीच वाली जो ये आपको स्ट्रिप दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द मिड रिप। एंड उससे छोटी छोटी फाइन ब्रांचेस निकल रही, उसकी सब रिप्स होती हैं जो, ठीक है ना, जिसे यहाँ पे बेंस करके मेंशन कर रखा है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारा एक्सपेंडेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड दी लेमिना, और इसे हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इसके अंदर मीन्स वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल में हमारे लिए जाइलम फ्लोएम्स होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कुछ वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं वो मिनरल्स जो प्लांट बनाएगा उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिंपली ये जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये इस चीज को यहाँ से जब एक छोटे से आप पार्ट को आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में दिखता है। इसकी सबसे ऊपर फर्स्ट लेयर जो आप देख पा रहे हो, दिस इज ये जो लेयर है, इस ये ऊपर वाली लेयर, इसे हम लोग बोलते हैं बैक्सी क्यूटिकल। दिस इज कॉल्ड बैक्सी क्यूटिकल, इसे बैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। उसके नीचे ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। और उसके नीचे होते हैं हमारे ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, उसके नीचे होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे ये जो है एयर स्पेसेस होते हैं। क्यों ये एयर स्पेसेस हैं इनके बीच में? इस चीज का आंसर मुझे आपसे चाहिएगा। ये फिजिक्स का पोर्शन है कि इनके बीच में स्पेस क्यों है और ये एक दूसरे से चिपके हुए क्यों नहीं है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आप प्लीज बताना। और ये यहाँ पे गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये भी इसी चैप्टर के अंदर, इसी स्लाइड के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये लोअर एपिडर्मिस इसके पास होती हैं। आप इसे कुछ इस तरह का नोटिस करते हो। और आगे इसे देखते हैं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आपको इससे पढ़ लेना है कि आप किस तरीके से पता कर पाओगे कि क्लोरोफिल है या नहीं है। बहुत आसान है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एंड नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन डाइऑक्साइड। हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। एंड विच आर जैसे कि वी हैव हियर टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा, हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़े हुए हैं। एंड विच आर द टिनी in which basically tiny pores are present on the surface of the leaves की surface पे tiny pores present होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। and massive amount of the gaseous actions takes place in the leaves through these spores। इन spores के थ्रू massive amount में क्या होता है, इस चीज का
गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉर बेसिकली पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम्स के सरफेस पे भी होता है, रूट्स के सरफेस पे भी होता है, लीव्स के सरफेस पे भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कैन ऑल्सो बी लूज। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो बड़ी बड़ी टू सेल्स दिख रही हैं इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है ना। और ये जो आपको देख रहे हैं बीच में ये जो पोर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली में है ही ये पोर्स, इन्हें हम लोग पोर्स बोलते हैं। और ये जो बीच में डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जो कि ना ग्रीन कलर्स के होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आगे इनके बारे में और स्टडी करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में क्या बताना चाहते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं। So, but it is a basically amount of not that exchange of the gases occur across the surface of the surface उनका होता है। Since large amount of the water can be loosed through these stomata, इन stomata से large amount में water निकलता है। The plants closes these pores when it does not need a carbon dioxide for the photosynthesis। जब इनके लिए photosynthesis की जरूरत नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लोज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, क्लोज कर जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज पोर्स, इनका वाइस वर्सा कर देना तो इसका दूसरा केस हो जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का फंक्शन होता है, इन्हें रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो गेट होता है, हमारे घर का जो गेट होता है वहाँ पे गार्ड्स होते हैं। जनरली स्कूल्स में आपने गार्ड्स देखे होंगे, कॉलेजेस के अंदर गार्ड्स होते हैं। तो उन गार्ड्स का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को गाइड करना, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, गेट कब खोलना है, कब लगाना है, इस चीज को वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इस चीज को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं उनका भी ऐसा ही काम है, वो भी इस चीज को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है। The guard cells swell when water flow into them। अब किसी के अंदर बॉटल, जब फिर वाटर फिल होगा तो वो स्वेल अप नहीं करेंगे क्या, कट जाएंगे। बलून के केस में भी ऐसा ही होता है। causing the stomatophores to the open। ओके, स्टोमेटा के जो पोर्स हैं वो ओपन कर जाएंगे। सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स सिंक। गार्ड सेल्स जब सिंक करती हैं तो ये क्या कर जाते हैं, क्लोज कर जाते हैं। आगे अगेन एक और एक्टिविटी हमारे पास है, इस एक्टिविटी को आप प्लीज पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज है, आपको समझ आ जाएगा इसमें अंदर लिखा क्या हुआ है। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव can be designed by the experiment to demonstrate the sunlight is essential for the photosynthesis or not। आप एक्टिविटी करके आप चीज समझ लोगे। So far we have talked about the autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है कि 40 वगैरह में, कि वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट के केस में, नो नॉट ऑल प्लांट्स, एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो प्लांट्स हैं वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब कि सबसे फर्स्ट होते हैं थैलोफाइट्स, देन कम्स की ब्रायोफाइट्स, देन कम्स द टेरिडोफाइट्स, देन कम्स द जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली द एंजियोस्पर्म्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नॉट द मैराइन प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक द नाइट्रोजन, अदर मटेरियल्स में नाइट्रोजन, phosphorus, iron, magnesium are also taken up from the soil। ये भी soil से ही लिए जाते हैं। नाइट्रोजन, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, दैट्स व्हाई आई शुड चेंज द कलर, कि नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन जो है वो अदर कंपाउंड्स को भी यहाँ पे बनाता है, प्रोटीन्स को भी बनाता है। एंड दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में ये लिया जाता है। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक compounds which have been prepared by the bacteria from the autotrophic nitrogen। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन को ये जो है फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड करा देते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
एक एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना चाहिए, दैट इज राइजोम। राइजोम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करा देता है और प्लांट्स को प्रोवाइड करा देता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, आपने पल्सेस वगैरह की जो फील्ड्स होती है उनमें कभी जाना और वहाँ पे एब्जॉर्ब करना, आप उनके प्लांट्स को बिल्कुल रूट के साथ बाहर निकालना, और आप उसमें देखोगे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, नोड्स प्रेजेंट होंगे। उन नोड्स में ही होता है राइजोम। अंडरस्टूड। वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराता है। मीन्स मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं पल्सेस के, और अ, चना जिसे हम लोग ग्राम बोलते हैं, उनके केस में भी ये देखने को मिल जाता है। मतलब कि ये जो होते हैं वो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन गो एंड सी इन योर नियर फील्ड। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से अडेप्टेड है, and the form of nutrition means differs depending on the type and availability of the food material, as well how it is obtained by the organisms। एक्चुअली सभी organisms का जो फूड हैबिट है वो अलग अलग होता है, सभी में होता है। सभी organisms हैं उनके अंदर जो फूड हैबिट है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, whether the food source is stationary, चाहे तो फूड सोर्स स्टेशनरी हो सच एज अ ग्रास, और मोबाइल हो सच एज अ deer, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and lamb। you know cow अपना फूड, कौन सा फूड खाती है? काउ जो होती है मेनली ग्रास को टेक करती है, एंड लायन जो होता है वो हम लोगों को और काऊ को और डियर को और भी बहुत सारे मीन्स एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स को वो खाता है। एंड देयर इज अ रेंज ऑफ द strategies by which the food is taken in and used by the organisms। बहुत सारे base and some organisms break down the food material outside the body and then absorb it। एग्जाम्पल्स की बात करें, द फंजाई लाइक ब्रीड, मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम जिनके एग्जाम्पल हैं। मशरूम हम लोग जो खाते हैं एक्चुअली वो ईस्ट होता है, सॉरी एक फंजाई होता है। मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, एक फंजाई होता है। ठीक है। एंड अदर other take in whole material and break it down inside means body, and what can be taken in and broken down depending on the body design and functions। and some other organisms derive nutrition from plant or animal without killing them। कुछ organisms होते हैं जो उन्हें kill नहीं करते हैं और अपने food materials को वहां से ले लेते हैं, like parasite। The parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of the organisms like the custodial जिसे हम अमरबेल कहते हैं, टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं, लाइक हमारे जो जू होते हैं उन्हें बोलते हैं, एंड लीच एंड टैप बॉम्ब्स आर द एग्जांपल ऑफ इट। ओके। उसके बाद आते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। and in this basically we will discuss in the whole slide, I will means partially explain this thing कि किस तरीके से ये लेते हैं। इसमें सब पूरी स्लाइड में ये बताया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस को एक्सटेंड कर लेते हैं, और उसमें जो अपना प्रे है या फूड है, फूड को ही हम लोग प्रे भी बोलते हैं, तो उसे ये उसके अंदर क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, एंड देन उसे अपने साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, और इस तरह से ही अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ द अमीबा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अमीबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, कि हाउ द न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक प्लेस, और अमीबा के अंदर किस तरह से अपना न्यूट्रिशन होता है। तो एज यू आर लुकिंग कि यहाँ पे एक अमीबा का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट्स होते हैं, एंड ये इसका साइटोप्लाज्म है इसके अराउंड, एंड ये इसकी सरफेस है। ये क्या करता है, जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसके सराउंडिंग में आता है तो ये अपनी ही बॉडी के कुछ पार्ट्स को बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है और उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। जैसे ही अपने अंदर कैप्चर करता है
तो वो बाहर नहीं निकल सकता फिर, और उसे अपने साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज कर लेता है, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, देन डिफ्यूज इनटू दी साइटोप्लाज्म, और वो से अपने साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज कर लेता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है गाइस, आई already tell you, and I already told you, and now also I will tell you कि if you did not watch my video number 1 of this lecture, then please go and watch that video, then continue this lecture from here, because I have already explained this thing in my previous video. So if that thing will clear to you, then because in this video I'll not discuss very detail as compared to the that video, so please go and watch that, then you will be able to link this very clearly, and मैं इसमें भी explain कर दूंगा। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth, कहाँ से extend करती है, mouth से extend करती है, and कहाँ तक extend करती है, anus तक extend करती है। Okay, and we can see that the tube has different parts, these various regions are specialized to perform the different functions को perform कराते हैं, and what happens to the food once it enters our body, क्या होगा हमारी body के अंदर food एक बार चला जाए, of course digest ही तो होगा। एक बार यदि बॉडी के अंदर फूड चला जाता है तो फिर तो उसका डाइजेशन ही होना है, और तो कुछ है नहीं। और आगे डिस्कस करते हैं कि we eat various type of the food which has to fast, पहले डायग्राम को देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे मेंशन है, और इसके अंदर ये जो आप ये पोर्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसे हम लोग टंग बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, टंग टंग जो होता है उसके ऊपर हमारे लिए कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टंग का फंक्शन क्या होता है, टंग का फंक्शन होता है कि फूड जो है उस फूड को स्लाइवा में मिक्स कराना, स्लाइवा में मिक्स कराना विद सम एंजाइम्स के साथ। इसके अंदर हम लोग स्लाइवरी एमाइलेजेस को मेनली अपने इस एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टंग जो होता है उसके अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिनके हेल्प से हमें टेस्ट का फील होता है। टेस्ट बर्ड्स के अंदर होते हैं पैपिले जो इस चीज को फील कराते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इन क्लास 11। और उसके बाद ये हमारा माउथ रीजन है, ये ऊपर हमारी जो है वो नेजल कैविटी है, जो कि ब्रीदिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। ये दोनों ट्यूब आपस में यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर पे मिलती हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेरिंग्स। और ये यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है ईजोफेगस के अंदर। ईजोफेगस जो है वो हमारे स्टोमक के अंदर खुलती है, स्टोमक जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, एंड फाइनली रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू ये जो हम लोग खाते पीते हैं वो एक्सक्रीट हो जाता है। एक्सक्रीशन की इस प्रोसेस को हम लोग डिफीटेशन कहते हैं, एक्चुअली मुझे पेंस होता नहीं है बट बाकी आई नो वेरी वेल। तो अब मैं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे ईजोफेगस बोल रहे हैं, इसमें होती हैं स्मूथ मसल्स। बाय द मसल्स आर ऑफ द थ्री टाइप, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बनाती हैं, लाइक अवर ईजोफेगस हमारी अंदर वेन्स प्रेजेंट्स होती हैं, आर्टरीज प्रेजेंट्स होती हैं, उन्हें बनाती है। और देयर आर द लॉट ऑफ द थिंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसे बनाती है। और स्केलेटल मसल जो होती हैं, जितनी भी हम ऑर्गन्स को, मैं अपने हैंड्स को मूव कर पा रहा हूँ, अपने मुंह को मूव कर पा रहा हूँ, गर्दन को मूव कर पा रहा हूँ, ये इसमें हमारी स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड अनदर लास्ट वन इज कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर दोस मसल्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड कार्डियक बट स्टैंड टू दी हार्ट। तो कार्डियक मसल्स हार्ट के केस में मिलती हैं और कहीं पे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होती हैं। ओके, और यही था। और हाँ, कार्डियक मस और स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं। और उसके बाद ये जो है वो लीवर है। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये डायफ्राम होता है, और यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, लेकिन बाइल को बनाता नहीं है, बनाता लीवर है। लीवर के अंदर होती हैं, लीवर की सेल्स को हेपेटिक सेल्स कहते हैं, हेपेटिक सेल्स बनाती हैं वो बाद में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। इस ये जो डक्ट दिख रही है आपको गॉल ब्लैडर की, इस डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और फाइनली इनका सीक्रेशन जो होता है वो कहाँ पे हो जाता है, ड्यूोडेनम हो जाता है। ड्यूोडेनम क्या होता है,
हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गाइस ये सब, इसलिए मैं आपको और डिटेल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख कर आइएगा यदि नहीं देखा तो। यहाँ पे डिओडनम होता है, उसके बाद यहाँ पे जजनम होता है, एंड फाइनली इलियम होता है। यहाँ पे सीकम, ये कोलोन, एंड यहाँ पर रेक्टम एंड एनस होता है, और एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग वापस से रीड करते हैं, देन वी विल फिनिश दिस थिंग। ओके, सो we eat various type of the food which has to pass through the same digestive tract, and means naturally the food has to be processed to generate the particles which are small and of the same textures. This is achieved by crushing the food with our teeth। हमारे फूड को हम हमारे teeth जो होते हैं फूड को क्रशिंग करने में हेल्प करते हैं। since the lining of the canal is soft because due to the smooth muscles के कारण, and the food is also beaten to make its passage smooth, and when we eat something we like our mouth waters। आपने इंटरेस्ट नोटिस किया होगा कि हम जब अच्छे फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, इस पानी आने को वाटरिंग बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये लाइक इमली को देख कर ही आए, ठीक है ना। आप जब गोलगप्पों को देखते हो तो उनको देख कर भी आ जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर एंड बट अ फ्लूइड जिसे हम लोग स्लाइवा बोलते हैं, एंड सीक्रेटेड बाय द एंजाइम। कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। इन एंजाइम्स को हम लोग स्लाइवरी एमाइलेजेस बोलते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है कहीं तो। and if it is to be absorbed from the alimentary canal, and it has to be broken into small molecules, and this is done with the help of a biological catalyst जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। the saliva contains an enzyme, जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्लाइवरी एमाइलेजेस कहते हैं, जिस saliva जो एंजाइम्स को कंटेन करता है। and that breaks down the means starch which is a complex molecule to a simple sugar। simple sugar बोले तो maltose लगभग 30% बेसिकली स्टार्च जो होता है वो माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हाइड्रोलाइज होता है गाइस। और एक और होता है लाइसोजाइम जो कि क्या करता है, उसका भी ऐसा ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होता है, वो भी इसी चीज़ को पाया मतलब इंड्यूस कराता है और हेल्प करता है। और दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च को ब्रेक कर देता है सिंपल शुगर के अंदर, जिसे हम लोग माल्टोज कहते हैं। एंड द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ while chewing by the muscular tongue। मस्कुलर टंग करती क्या है, फूड को थ्रोली सलाइवा में और स्लाइवरी एमाइलेजेस के साथ मिलाती है, और ये बोलने के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट मूवमेंट ऑफ द टंग हम लोग किसी भी चीज को सही तरीके से वर्ड्स के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। It is necessary to move food in a regular manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part, and the lining of the canal has muscles that contact rhythmically in order to push the food forwards, and this इस movement को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ही थ्रू हमारा जो फूड है वो इजोफेगस से वापस बाहर रिटर्न होके नहीं आता है। देयर मीन्स ड्यू टू द मूवमेंट कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप के थ्रू, जिसे हम लोग इजोफेगस कहते हैं। द स्टोमक जो है वो लार्ज बेसिकली ऑर्गन है, एंड द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड मीन्स थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। इसके अंदर ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनके साथ ही उसे मिलाता है। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन care of by the basically gastric glands present in the wall of the stomach। स्टोमक की बॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं? दीज बेसिकली ये क्या करती हैं, दीज रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन को रिलीज करती हैं। ये जो पेप्सिन है ये मिल्क प्रोटीन जो है, और नो मिल्क प्रोटीन नहीं, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला दूसरा एंजाइम होता है जिसे रेनिन कहते हैं। जो ये जो रेनिन है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के केस में, जो बच्चे होते हैं उनके केस में रिलीज होता है, एडल्ट के केस में ये नहीं होता है। उनके केस में ये क्या करता है, ये जो रेनिन प्रोटीन है ये छोटे बच्चों में करता क्या है,
इनका जो मिल्क होता है उस मिल्क को कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इससे होता क्या है कि वो ज़्यादा टाइम तक स्टोमक के अंदर रह जाता है, ज़्यादा समय तक स्टोमक के अंदर रह जाता है, और उन्हें जल्दी जल्दी मीन्स बाहर से एनर्जी मतलब फूड देने की, लाइक मिल्क देने की रिक्वायरमेंट फिर नहीं होती है। इसका काम ये रहता है। बट ये जो वाला पेप्सिन है, ये जो है उसे पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन को, जो हम लोग अपनी डाइट में लेते हैं, पूरी तरीके से नहीं करता, क्योंकि इसके लिए इंटेस्टाइन का दूसरा हार्मोन, इंटेस्टाइन का नहीं, फ्रैंकियाज का दूसरा हार्मोन वेट कर रहा होता है, उसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इस चीज के लिए वेट कर रहा है कि भाई तू आधा डाइजेस्ट होके आ जा, बाकी पूरा मैं तेरे को डाइजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि उसे भी तो कराना है ना इसे डाइजेस्ट। तो ये उसका वेट करता है। तो उसका हम आगे पढ़ेंगे ये चीज को भी। और म्यूकस भी सीक्रेट होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम एंड विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। और पेप्सिन के एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैसिलिटेट करते हैं। एंड व्हाट अदर बेसिकली फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? एसिड की और क्या फंक्शंस होते हैं? एंड द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। और म्यूकस जो होता है वो स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से, बिकॉज इट इज अ वेरी डेंजरस, यू नो, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, एंड वी हैव ऑफन हियर्ड अबाउट अडल्ट बेसिकली एंड कंप्लेनिंग अबाउट द एसिडिटी। क्यों होती है एसिडिटी? क्यों होती है? यही सभी के कारण एसिडिटी होती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होने लगता है ड्यू टू एनी रीजन, और फिर उसके लिए हमें बाहर से उसके लिए चीज़ें लेना होती है उसे न्यूट्रल करने के लिए। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। जो हमारा फूड स्टोमक से निकलता है वो कुछ मसल्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि स्टोमक जो होता है, वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे, ये जो स्टोमक है इसमें दो क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। एक मसल्स यहाँ पे होती है जो कि बैक फ्लो को रोकता है, और एक यहाँ पे होता है, एक बैक फ्लो को मतलब रोक मतलब पीछे के इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लो फूड चला गया उसे रोकता है। यहाँ पे जो स्पिंचर होता है उस स्पिंचर को हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्पिंचर होता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्पिंचर को कार्डियक स्पिंचर कहते हैं, यहाँ पे स्पिंचर को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर जो होता है बैक फ्लो को रोकता है ईसोफेगस के अंदर, और ये जो होता है बैकफ्लो को रोकता है इंटेस्टाइन से स्टोमक के अंदर। और इसे इसके अंदर स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए भी इसे रेगुलेट करता है। वॉमिटिंग होती है तो इसके इसके कारण होती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, एकदम से सडनली हो जाती है, ओपन हो जाती है, बाहर सारा निकल जाता है खाया पिया। ठीक है। From the stomach, the food now enters into the small intestine, and this is a long part of the alimentary canal which is fitted into a means compact space because of the extensive means coiling। इसके अंदर बहुत ज़्यादा coiling presence होती है। The length of the small intestine depend various animal। कहने का मतलब ये है कि अना डिफरेंट डिफरेंट के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मीन्स इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट की किस तरीके का फूड खाते हैं। शेर जो होता है वो मीट खाता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो छोटी होती है, क्योंकि मीट बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर जाता है। तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डिफर करती है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर करती है। हार्बीवोर्स ईट ग्रासेस। हार्बीवोर्स जो है वो किस चीज़ को ईट करते हैं? हार्बीवोर्स ईट ग्रासेस, नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्ट। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मीट इज टेकन, मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस बेसिकली कार्निवोर्स लाइक टाइगर जो होता है उसकी जो है इंटेस्टाइन छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द complete digestion of the carbohydrate protein and fat important। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है स्मॉल इंटेस्टाइन। द receive the secretion of the liver and pancreas for the purposes, and the food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline। मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जो फूड हमारे स्टोमक से निकला हुआ है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो फूड कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो उसके लिए एल्कलाइन होना बहुत जरूरी है फॉर द बेसिकली प्रेंकियाटिक एंजाइम टू एक्ट, क्योंकि प्रेंकियास के एंजाइम्स उस पर तभी वर्क कर सकते हैं जब वो कैसा हो? एल्कलाइन हो। ठीक है। बाइल जूस
फ्रॉम द लीवर, लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है, एंड कंप्लाइज दिस इन एडिशन टू एक्ट ऑन द फैट, जो फैट के ऊपर एक्ट करेगा, फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्रेन्यूल्स। फैट जो होता है वो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, क्योंकि फैट जो है वो डायरेक्टली ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता है, पहले वो क्या होता है कि बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में टूट जाता है, और ग्रेन्यूल्स पे क्या होता है, विच मेक्स द इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, जो कि एंजाइम्स के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है बाद में। वाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्रेन्यूल्स, स्मॉल लार्ज ग्रेन्यूल्स हैं उनके ऊपर बाइल सॉल्ट्स आएगा, जो कि इन्हें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में तोड़ देगा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स के एक्शंस को बढ़ा देगा। एंड दिस इज सिमिलर इन द एमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ द सॉफ्ट और दैट बी लर्नड अबाउट द इन द चैप्टर नंबर 4। अभी हम लोगों ने ये कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा ये। द प्रेंकियाज सीक्रेट द प्रेंकियाटिक जूस विच कंटेन द, इसमें क्या होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, मैंने बताया कि ट्रिप्सिन जो है वो पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोटीन का वेट कर रहा होता है, और लाइपेज जो है फॉर ब्रेकिंग डाउन द बेसिकली इमल्सिफाइड फैट। अब जो फैट इमल्सिफाइड हुआ है लार्ज ग्रेन्यूल से छोटे ग्रेन्यूल्स के अंदर टूटा, और अब वो है बाइल के साथ सॉल्ट, बाइल सॉल्ट के साथ मिला, तो वो इमल्सिफाइड फैट हो जाता है, और इस इमल्सिफाइड फैट को पूरी तरीके से टोटली डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन बन सकता है, बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द ग्लैंड, उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, और सीक्रेटली इंटेस्टाइनियल जूस, इस इंटेस्टाइनियल जूस को ही हम लोग सकस इंटेरिकस कहते हैं। इसमें मेंशन नहीं है, इफ यू वांट देन यू कैन मेंशन, यदि ज़्यादा ही आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज एज पर एयर नॉलेज आप इन चीज़ों को भी लिख सकते हो। मीन्स द एंजाइम प्रेजेंट्स इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स को अब अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा, अब प्रोटीन जो है उन्हें अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाएगा, और फैट को फैटी एसिड और बेसिकली ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द बॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की बॉल के थ्रू उसे डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक इंक्रीज मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम लोग बिलाई कहते हैं। बिलाई का फंक्शन क्या होता है, बिलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, बिलाई जो होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है उसे बढ़ा देती हैं, बिलाई जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो सके कम समय में भी। द बिलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू रिच एंड even every cell of the body where it is utilized for absorbing the energy, building up new tissue and the repair of old tissue। मीन्स हमारी जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं और उन चीज़ों का रिपेयर वगैरह भी वहाँ पे हो सके। द अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट द बॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। सबसे ज्यादा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के ही अंदर होता है, और यही इसका फंक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा कि द एब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स बॉल एब्जॉर्ब द मोर वाटर फ्रॉम दिस मैटर या फिर दिस मटेरियल। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। इस रिमूवल को हम लोग आई टोल्ड यू क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेटेशन। ठीक है। द एग्जिट ऑफ दिस बेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर, एनल के पास भी स्पिंचर्स होते हैं जो कि इस चीज को रेगुलेट करते हैं कि ये सब होता क्या है। और गाइस हम लोगों ने अब तक अपना जो है वो न्यूट्रिशन वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास जो पोर्शन स्टार्ट होता है दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का आगे वाला जो है अगली वाली क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासेस जब भी हैं तब हम इन चीज़ों को अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो इज ऑलरेडी सो लेंथी, ठीक है ना, हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ों को हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और एट द लास्ट आई से कि प्लीज़ गाइस टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ, यदि
आपके फैमिली में मेंबर्स हैं तो उन लोगों से सब्सक्राइब कराओ, बिकॉज यू नो कि अभी हमारे पास कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, यू आर जस्ट लुकिंग कि वी डोंट हैव दी सब्सक्राइबर्स बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ द हार्ड वर्क गाइस फॉर यू, कि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। तो देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करा पाओ। इसके लिए आपको प्लीज़ शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड से पर्सनली कॉल करके और जिस तरीके से भी हो जाए उनसे बोलिएगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपकी फैमिली में भी सब्सक्राइब कराइए, चाहे वो वीडियो देखें नहीं देखें। ओके, बिकॉज ये छोटी सी आपकी हेल्प कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अच्छे से अच्छे समय में आपको प्रोवाइड करा सकूं, बिकॉज यू नो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी अपनी पढ़ाई को कर रहा हूँ। एंड यू नो आई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, यू नो कि कितना हार्डवर्क उसमें अपना अप्लाई करना होता है, देन यू गेट द सिलेक्टेड। No, I'm a dropper, and it's my passion, and you know it's my heavy that's hobby. That's why basically I come in this field to teach you, and it's my basically personal channel. And please guys, help me to support, and यही कहना चाहूँगा। और if you basically like this video, then please like this video, and if you have any doubt, then you can mention that thing in the comment section, and definitely I'll reply you when I will see this thing. Okay, and bye bye, take care of yourself, and firstly, and then take care of your family. Okay, and respect each and every people. Okay guys, thank you for watching my video.